नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ विजय श्री तनवीर, प्रसिद्ध कथाकार विजय श्री तनवीर की लिखी कहानी गांठ। और ये कहानी जो है वो राजेंद्र यादव हंस कथा सम्मान 2022 से सम्मानित है। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। बंसरी बंसरी ओ बंसरी, अरे संध्या पड़ी, सो गई क्या? अपने नाम की हाँक सुनते ही ढुलमुलाई बंसरी ने एकदम से वह हरकत होकर हिसाब की किताब में सिर गड़ा लिया। भीतर के कमरे से पता नहीं कौन सी बार पुकार लगाई थी माँ ने। जब वह चेती थी, माँ की नकीली आवाज़ ऊँघा से दिमाग को कोंच रही थी। वह चिड़चिड़ाई हुई पूछ रही थी, कानों में डांट लगा रखी है, कब से किया रही हूँ? कमीज के बटन कहाँ से रिला आई? तंद्रिल आवाज़ की भराहट को लचीला करते हुए उसने माँ के मन में यह प्रतीति भरने की कोशिश की कि वह जाग रही है, लेकिन उसकी आवाज़ की बोझिलता और मादगी वैसी ही बनी रही। आधी छुट्टी में खेल रही थी, अलका के कंगन में उलझ कर टूट गए। आधी छुट्टी में खेल रही थी, अलका के कंगन में उलझ कर टूट गए। झूठ बोलते हुए अपनी आवाज़ बंसरी को बहुत नाचार लगी थी, लेकिन वह माँ की सावत जानती थी। अभी उसकी बाँह पकड़कर खींचती, गुल मचाती ले जाएगी सुकलाइन के दरवाजे पर। पल भर में सारा मोहल्ला जोड़ लेगी। आपा बिसराकर कोसम काटी पर उतर आएगी। चौखूट जुड़े लोग ठीक ठीक करके हंसेंगे। घर चाहे बाहर इसका तो रोज का है। नीच जात की टेव, उत्पात बिगैर चैन कहाँ। माँ की खूंखार आंदोर से लरसती है चुप्पाई खड़ी रही। माँ फनफनाकर 2-4 धौल उसे भी धर देगी। खबरदार जो आइंदा इसके किसी काम को आई, 2 मन की देह मिसवानी हो तो बंसरी की माँ ना तो नीच जात, कोठरे में छूत ना चौबारे पर टुर दूर दूर। खबरदार जो आइंदा इसके किसी काम आई, 2 मन की देह मिसवानी हो तो बंसरी की माँ ना तो नीच जात, कोठरे में छूत ना चौबारे पे दूर दूर। कैसी मट्टी में गेर गेर के मारी है मेरी बंसरी। सुकलाइन के इस उत्पाती लौंडे ने ज़्यादा धींग हो रहा है। अब के हाथ लगा के दिखा, मारा इटोरा सिर फोड़ दूंगी। बंसरी ने वक्र नज़र से देखा। माँ जंग लगे टीन के डिब्बे को जतन से सहेजे पुराने बटनों में से कमीज से मेल खाते बटन ढूंढ रही थी। सॉरी। सुई में तागा डाल, माँ ने घुड़क कर कहा। मैं चुपचाप बारीक सुई में धागा पिरोने लगी। घोड़ी हो रही है पर कुदकनापन नहीं छूटता। सगले दिन छुछुआई फिरती है। एक घड़ी निचली बैठे तो हिसाब मगज में भरे। माँ बटन टाकते बर्राती रही। बंसरी की दृश्यावली में दोपहरी की घटनाएं घूमने लगी। जैसे लंगड़ी दौड़ में राघव उससे पिछड़ रहा था। मैं जीतने को ही थी कि अंगड़ी लगा दी। उसकी कील कोड़ सब छिल गए। राघव ताली पीट कर हंसता रहा। लीचड़ी कतवार डोमन बामनों से रीस करेगी। जाकर गेमड़े में डंगर चरा। खिजावट में रुआसी होकर उसने कानों में उंगली ठूंस ली थी। भौंकता रे, मैं कौन सा सुन रही हूँ तेरी। कुत्ता कुत्ता भूसे रानी रानी चुप। इस जवानी चोट से तिलमिलाकर राघव उसे चोटी से घसीटने लगा। कीच की सोरी गाली देती है, बड़ी आई रानी, चल मास्टरनी जी के पास। मास्टरनी ने उसका पक्ष बिना सुने कलाई मरोड़ कर पीठ से चिपका दी। वह सुबकने लगी। मास्टर जी, राघव हर घड़ी डोमन डोमन बुलाता है। सॉरी। तो तू बामन बामन बुला लेती, बदले में गाली गुप्तार करेगी। मिजाज देखो, कहानी को कहानी मत कहो। होड़ करनी है तो अकल से कर। तिमाही में 100 में से 100 लाया हिसाब में, और तू 0 अंडा। मास्टरनी जी ने तर्जनी और अंगूठे के मेल में शून्य बनाते हुए कहा।
वहाँ की ऐचा तानी में कमीज के बटन टूटकर कहीं रिल गए। खुली कमीज में उजला पेट झांकने लगा। सॉरी, वह दर्द से छिलमिलाकर रह गई थी, वहाँ से अधिक जिल्लत के दर्द से। आंख नीची किए बटनों की जगह पर वह अपना हाथ चिपकाए खड़ी रही और मास्टरनी जी अपनी खुंदक में भन्नाते हुए हिसाब किताब में भारी से भारी सवाल छांटते गए। कोई बहाना न सुन लूँ, कल ये सारे सवाल कॉपी में हल चाहिए मुझे। कतरनी सी जवान चलती है बस, भेजे में ढोरों का गोबर भरा है। 1 3 5 8 12। सॉरी, 1 3 5 8 12। बोझिली आँख से हिसाब की किताब के पन्नों पर बोझिली आँखों से हिसाब की किताब के पन्नों पर लाल रोशनाई से चिन्हित सवालों को फिर गिना था बंसरी ने। जैसे फिर फिर कर गिनने से 2-4 सवाल कम हो जाएंगे। 20 सवाल थे, अटकावों से चुननदार। एक एक सवाल ईंटों के चट्टे के ढब तले ऊपर से उसकी कपाल पर चिंता जा रहा था। गणित जाने क्यों उसके जरा पल्ले नहीं पड़ता। गणित से इतर भी इन दिनों रोज एक नए मुअम्मे में उलझी रहती थी बंसरी। अभी 4 माह कम बस 13 की है, लेकिन कच्चे मगज में प्रश्नों के गुंजान जंगल उगने लगे हैं। सॉरी, अपने सिर पर फंसाव और उलझनों की एक भारी अटाल रखे वह उन जंगलों में भटकती फिरती है। उसके कोमल मन की परतों पर संशयों की अनगिन गिल्टियाँ उभर आई हैं। भीतर की उन दुखती गिल्टियों को लेकर वह किधर जाए, किसे दिखाए। घर, स्कूल, मंदिर, खेल मैदान, मोहल्ला, सभी जगह उसे एक नटसार लगती है और अपने अगल बगल सब लोग उस नटसार के भाण बहुरूपिये। माँ पिता, गणित के मास्टर जी का छटुआ राघव, बड़ी कोठी वाले राम अवतार शास्त्री, सबके सब अपने चेहरे पर एक चेहरा ओढ़े हैं। लाचार होकर वह अपने ही खोल में बटुरती जाती है। एक ठहरी हुई मौनी झील हो गई बंसरी। कोई कंकड़ फेंकता है तो जरा देर को हलचल होती है और फिर वही तवील चुप। एक बाजी खेलेगी बंसरी? छोटी धनसरी ने खाट का पाया टकोरा। ठहरी हुई चुप्पी झील में अचानक कंकड़ आन पड़ा। ना मन नहीं है। धनसरी निकट ही फर्श पर सांप सीढ़ी की बिसात बिछाए उकड़ू बैठी थी। सॉरी, बहुत देर से आप नीली गोट वाले अदृश्य प्रतिद्वंदी के संग बाजी पर बाजी खेलते हुए जैसे वह किसी दूसरे जहान में गर्क हुई जाती थी। बंसरी ने सोचा, कितना सीधा है ऐसा एक लंत खेल। अपनी सह अपनी मात, कोई खिजाने वाला नहीं, कोई गिराने वाला नहीं। उसी सोच में देखकर एक तरफा खेल में उकताई धनसरी ने एक बार फिर मनुहार की। देख तो, बार बार सांप काट रहा है, एक भी निशानी ना चढ़ी। नीली गोट ले ले, पक्का तू ही जीतेगी। बोल, खेलेगी एक बाजी? तू खेल ले धनसी, मुझे सवाल निकालने हैं। कहते हुए औचक उसका मन होता है कि नीली गोट की तरफ वाला मोर्चा संभाल ले। जीभ लपलपाते सारे सांपों को कुचल कर सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ आसमान छू ले, मगर ये निर्वाक बैठी खेल में तल्लीन धनसरी को ताकने लगती है। धनसरी दोनों जानिब जुगत लगाकर बड़ी माहिरी से पासा फेंकती है। ईमान से खाने गिनकर चाल चलती है, जबकि 99 घर में बैठा काला भुजंग हर बार डसकर उसे नीचे की पंगत में पटक देता है। इस असालतन खेल में वह नीली गोट वाले पोसीदा मुकाबिल से बराबर बाजी हार रही है। धनसरी की सूरत पर तारी होती मायूसी को देखकर बंसरी सोच रही थी, अगर सिर पर बवाल की तरह गणित के सवाल न रखे होते तो वह एक बाजी खेल जानबूझकर धनसरी से हार जाती। वह जानती है, चाहे आधी रात हो रहे जीत के दर्प के बाद ही वह ये विषाद समेटेगी। बंसरी को धनसरी अच्छी लगती है
और सबसे जुदा। 10 के पहाड़े सी सरल, कहीं कोई गांठ नहीं, बेखटक और निशांग। उनके बीच बस 2.5 साल की छुटाई बढ़ाई है, लेकिन धनसरी उसकी तरह बातों की फिक्र नहीं लेती। उसकी उम्र में बिल्कुल ऐसे ही बहवी थी, खूब खाती थी, खेलती थी और निफराम सोती थी। सब कुछ सहज लगता था, जोड़ घटा गुणा भाग पक्की सब कर लेती थी। सुग्गे की तरह रटे थे पहाड़े, चाहे कहीं से पूछ लो। स्कूल के आखिरी घंटे में जब सब बस्ते बांध लेते, वह छुट्टी होने तक अगुआ होकर पहाड़े बाँचती थी। 13 एकम 13, 13 दूनी 26। सॉरी। उसके पीछे सारे बच्चे भी एक स्वर में अल्लाते। सब बच्चे कहते, बड़ी होशियार है बंसरी, लौंडा होती तो संपूर्ण के सारे दरिद्र मेट देती। लेकिन पिता ने जन्मते ही उसे बड़े भाग वाली मान लिया था। 2-1 महीने की थी तब कचहरी में नाजिर हुआ था संपूर्ण डोमा। हमें काहे को लौंडा चाहिए, घर में लक्ष्मी आई है। बंसरी को देखकर उसका नीच जात होने का भी साथ पिघलने लगता था। डोमों में बिल्कुल अलहदा जो दिखती थी बंसरी, घने घने छल्लेदार ढक, अरक्ता अनारों से कपोल, एकदम गोरी चिट्टी, निपट वामनों के ढाल। छुटपन में बंसरी रोज नजर आती। माँ चटपट बलैयाँ लेती, पीली सरसों राई मिर्च का उतारा करती। अकड़ी मकड़ी दूधमदार नज़र उतर गई पल्ले पार, लेकिन आते जाते किसी न किसी को टोक लग ही जाती। जब कोई कहता, करील का फूल है संपूर्ण की लौंडिया, बड़े लाड़ से अपनी जात से इतर कुली नाम रखा बंसरी। राम अवतार शास्त्री जी उपहास करते, नाई धीवरों को कहीं ऐसे नाम जचते हैं। शुक्लाइन खिल्ली उड़ाती, नाम तो कुछ ही धर लो, धोब धोब के कोई कटिया बछिया होवे का। कुछ ऊंची जात वालों की ढांस और कुछ माँ का अपड़पना ही मालूम ना हुआ। कुछ ऊंची जात वालों की ढांस और कुछ माँ का अपड़पना की मालूम ही ना हुआ कब बंसरी वंसरी हो गई, कि कब वंसरी हो गई। घर से स्कूल तक, चौक से पैठ तक, गांव से गेवड़े तक, कभी भूले भटके कोई वंसरी पुकारता तो अपना ही नाम उसे अजान जान पड़ता। वह बेसुनी सी यूं ही निकल जाती जैसे पुकार किसी और के लिए है। ठीक इसी तर्ज पर 2.5 बरस बाद छोटी धनश्री का नामकरण हुआ। धनसरी कौन सी खूनस निकाली थी मास्टरनी ने। दोपहर से किताब कापी पर गर्दन निहुड़ाए गठरी बनी बैठी थी बंसरी। सांझ घिर आई थी, मगर अंजाम सिफर का सिफर। समीकरण बनने को न आते थे, बनते थे तो हल न होते थे, हल भी होते तो उनके जवाब किताब की उत्तरमाला से मेल नहीं खाते थे। वह बार बार जांचती थी, मगर जान ही न पड़ता था कि चूक आखिर कहाँ हुई। अपने मन की थकन में वह सोचने लगी, सच ही कहता होगा राघव। हिसाब साधना ठोटियों की मूड की बात नहीं है, 9 डोमनियों के तो कतई नहीं। राघव ठहरा लड़का, वो भी ऊंच जात का। जरूर इसी से वह सट सट सवाल निकालता जाता है। जरूर इसलिए अकेला गणित ही है जो मास्टर जी पढ़ाते हैं और बाकी सब मैडम जी। इस भेद को सोचते ही उसका चित्त एकदम उचट गया। दिमाग में सोचों की भिड़ंत होने लगी। एक बार को ख्याल हुआ, अगर गणित ना होता तो दुनिया का क्या बिगड़ जाता। दूसरे पल सोचा, अगर वह लड़की न होती तो सब उल्हेड़े ही सुलझ जाते। तीसरी दफ़ा दोनों बातों पर काबिज होता विचार गेंडली मारकर जेहन में बैठ गया। असल में सारा कसूर तो कुजात होने का है। बंसरी की आंखों की नाजुक सीपियों में नींद भरने लगी। उसने किताब आधी कर एक तरफा सरका दी। जब हिसाब ठोटियों के मूड की बात ही नहीं तो बरजोरी क्यों पढ़े, आखिर तो वह डोमनों की ठोटी है। एक बार जी हुआ कि हिसाब की किताब को रेजा रेजा कर गांव के बाहर की गढ़ई में फेंक दे, लेकिन सवाल हल न किए तो कल मास्टरनी जी को क्या कहेगी। अगले पाक छमाई शुरू हैं,
वे तो बिना कोई वजह सुने हाथों की मुट्ठियाँ बंधवाकर गट्टों पर सटाक सटाक पैमाना बजाते चले जाएंगे। आज की तरह अगर उनकी वहाँ मरोड़ कर पीठ से लगा दी तो कल फिर बटन नहीं रिल जाएंगे। फिर माँ देर तक तन्नाई रहेगी और माँ को आश्वस्त करने को वह कोई झूठा कारण ढूंढेगी। मास्टर जी गुस्सेवर सूरत याद आते ही मास्टर जी की गुस्सेवर सूरत याद आते ही बंसरी के अंदर घबराहट का गोला सा उठने बैठने लगा। उसके साथ ही हमेशा होता, जब जब गणित लेकर बैठती, आंखों में नींद, हलक में प्यास उकसने लगती। कभी माथे की नाड़ियों में खिंचाव, कलेजे में खुरचन होती, तो कभी पेट में मरोड़ और पाँव में भड़कन उठती। अपने हाल को पकड़ न पाने की बेकली में बंसरी ने जोर जोर पेशाब को चल दी। अपने हाल को पकड़ न पाने की बेकली में बंसरी निजोर होकर पेशाब को चल दी। पेशाब के लिए बैठते हुए अकड़ाव से छिले हुए घुटने टीसने लगे थे। इस टीस ने उसकी श्रांति और तिलमिलाहट और बढ़ा दी। कुम्हलाए चेहरे पर ताजे पानी के छींटे मारकर वह बेजरूरत ही गिलास भर पानी गटक गई। माँ चौके में मजे हुए बासन साज रही थी। धोती को कमर में पिंडलियों तक उड़स कर अजहद बारीक आवाज़ में लांगुर गाती हुई। गाते वक्त माँ की आवाज़ नक्की हो जाती है, ऊंची आवाज़ में टेरते हुए भी, जैसे जब वो दरवाजे दरवाजे साकल खड़काकर नकियाती आवाज़ में बुलावा देती, फलाने घर में तेल बान है, बखत आ लियो, बा फलाने के यहाँ 2 जने की 13वीं की दावत है। माँ की नकियाई लरजती आवाज़ में गीत के बोल पिच पिच हो रहे थे। उसका मन गीत के अस्फुट बोलों के पीछे भागने लगा। दिमाग में आया, अगर वह पढ़ी लिखी ना भी रहे तो गा तो सकती है। माँ भी तो गांव के घर में घर घर सोहर बनने चक्की चाँचर गाती है। गाने के बदले बखेर निछावर में रुपए, धोती, मिठाई, अनाज, न जाने क्या क्या ले आती है। और गाना हिसाब जैसा गाढ़ा काम नहीं है। स्कूल के सालाना जलसे में उसने स्वागत गीत गाया था, सब रीझ गए थे। शिक्षा दीदी बोली थी, इतनी सी उम्र में कैसा मीठा गाती है, कंठ में सरस्वती बैठी हैं। मगर पापा वे तो गाने बजाने से खींच खाते हैं। चौथी में थी जब माँ नौचंदी के मेले में ढोलकी लाई थी। पापा ने धार से बाहर चौतरे पर पटक के मारी। नीच कौम सही, पर अपनी लड़कियों को ये ओछे काम ना करने दूंगा। पढ़ा लिखा कर अफसर बनाऊंगा। बामन बनिए सलाम ठोकेंगे। पिता के आक्रोश को सोचते ही गाने का ख्याल दिमाग से जिस ढर्रे चढ़ा था उसी ढर्रे उतर गया। माँ बासन साज कर पलटी तो नज़र चौकी की चौखट से लगी बंसरी पर पड़ी। यहाँ क्यों खड़ी है? सवाल हो गए? ना हुए, कल मास्टर जी मारेंगे। कुर्ते की आस्तीन से अपना भीगा मुंह पोंछते हुए बंसरी की आंखें डबडबा आईं। माँ के चेहरे पर आकुली ठहर गई। तो कमबख्त दोपहर से क्यों नहीं बोली? जो किसी न किसी से कहती, इस वक्त कौन करवाएगा? बंसरी ने प्रतिवाद किया, दोपहर में कौन करवाता? माँ और भी उखड़ गई। तेरे से मुँहजोरी बस करवा लो। दर्शन पंसारी से पूछ लेती, भलमानस है, पहले भी तो करवाए थे। दर्शन ताऊ की आंखों में मोतिया पड़ गया। जाड़ों बाद आंखें बनेगी। ताऊ की आंख में जाला पड़ गया और तेरी दीदी में ताऊ की आंख में जाला पड़ गया और तेरे दीदों में सरसों फूल रही। गरज का बावला 72 द्वार छानता है। घंटे आध घंटे को तो शास्त्री जी का अखिलेश ही देख लेता। वहाँ क्यों न गई? माँ के स्वर में कोप की टकोर थी। बंसरी का चेहरा एकाएक म्लान पड़ गया। शास्त्री जी के घर में ना जाऊं? क्यों? तुझसे कुछ कही उन्होंने? पैनी आंखें उसकी सूरत पर नकार का सबब ढूंढने लगी। ना कुछ ना कही। वह मुँह चुराकर अपनी गुह में सिमट गई। अखिलेश भैया के पास टाइम नहीं। बंसरी अव्यवस्थित और अवसन्न होकर खाट पर लेट गई। कितना ही झटकना चाहा, मगर उसकी खुली आंखों में राम अवतार शास्त्री जी का 2 महला एक बुतहा किला कितना ही झटकना चाहा, मगर उसकी खुली आंखों में राम अवतार शास्त्री जी का 2 महला एक बुतहा किले के सदृश डोलने लगा।
जहाँ वह किसी अंदेशे से थरथराई अपनी पूरी ताकत से चीख रही थी। पुरानी घटना हालिया मंजर की तरह सामने थी। उस तल्ख मंजर से भाएं भाएं करती एक बज्जर दोपहरी है। लू के झोंके मुंह पर थप्पड़ से पड़ रहे हैं। वह सिकुड़ी सी शास्त्री जी के दालान में खड़ी है। शास्त्री जी कहीं बाहर जाने को धोती की लांग बांध रहे थे। हवा से फरफराकर धोती गुब्बारे की तरह फूल जाती है। सॉरी। फूली हुई धोती को देखकर उसकी हंसी छूटने को है, लेकिन आरसी में झांककर बाल काटती पंडिताइन की हिकारत भरी नज़र को पकड़कर वह कातर होने लगी। उसकी आवाज़ गले में ही फंस रही है। ताई, अखिलेश भैया थोड़े से सवाल करवा देंगे। अखिलेश भैया रेडियो से कान लगाए दोपहर की खबर सुन रहे हैं। उसे देखते ही उनकी बहुओं के बीच अनचाहेपन की गुलझटें पड़ गईं। किसी वक्त भी मुंह उठाए चली जाती है, कौन सा अभ्यास है। किसी वक्त भी मुंह उठाए चली आती है, कौन सा अभ्यास है। 4 सवाल क्षेत्रफल के हैं, 2 क्षेत्र मिति के। वह किताब के पन्ने पलटकर सवाल ढूंढते तनिक करीब चली आई है। अरे वहीं बैठ, ज़्यादा छूम छाई मत कर। हाँ, बस दूर से ही। अखिलेश भैया की रूखी ताकीद सुनकर वह खामोश से दालान में बिछे बोरे पर फंस कड़ा मार कर बैठ गई। रंगीन फुंदनों वाले चोटिल्ले में बाल गूंजती पंडिताइन की बड़बड़ाहट कलेजे में जहरीली डांस के डंक की तरह गड़ रही थी। चमरिया को चाची कह दो, बस सीधे चौके में ढुकती है। तनक सऊर न सिखाया मातारी ने। कल से बैठने को अपना आसन बोरी संग लाकर उसका मन बिंधता जा रहा था। अखिलेश भैया उखड़े स्वर से सवाल समझा रहे थे। अरे बुधक्कड़, यहाँ 2 की घात लगा। कतई घोंगा है क्या तू? उसकी प्रतिकुंचित दृष्टि पंडिताइन को माथे पर सिंदूर की टिकुली भरते देख रही हैं। इस भीत में भरी की टिकुली की गोलाई जरा सी बिगड़ी नहीं कि पंडिताइन का मिजाज और बिगड़ जाएगा। चुटिया बिंदिया कर पंडिताइन ने फरमान सुनाए। अखिलेश, दरवाजा भेड़ ले, कुत्ता बुत्ता आ जाएगा। मैं जरा साग सब्जी ले आऊँ। अरे बंसरी, देखियो जाते जाते तनक थोड़े से उपले पाथ जइयो। 2 फरमानों के बीच महज आवाज़ की नरमाई और गरमाई का अंतर है। झोला उठाकर पंडिताइन बाहर निकल गई। अखिलेश भैया ने पट भिड़ा दिए। गर्मी पड़ रही है, वहाँ क्यों बैठी है? चल अंदर आ जा, पंखा चल रहा है। अखिलेश ने कोठरे में तख्त पर बैठने को इशारा किया तो वह हिचकती हुई भीतर आ गई। आराम से बैठ ना, ताई बिगड़ेंगी। तू फिक्र मत कर। वो घंटे भर को गई। पानी पी लूँ? वह दालान में लगे हैंड पाइप की ओर चल दी। पानी पी लूँ? वह दालान में लगे हैंड पंप की ओर चल दी। बैठी रही, मैं लाता हूँ। वह इस बदले हुए बर्ताव से अचरज में पड़ी है। लो, पी लो पानी। वह गिलास भर पानी गट गट पी गई। कितनी प्यासी है। कूट मुस्कुराहट के साथ अखिलेश ने उसके हाथ से गिलास थाम लिया। तिल पापड़ी खाएगी? खास मेरठ की हैं। ना भैया, देर हो रही है, बस सवाल करवा दो। अखिलेश भैया सरक कर करीब आ गए। व्रत को मापना जानती है? हाँ, मास्टर जी ने सिखाया था। बताऊं? उसने ललक कर कहा। अरे उसे छोड़, एक तरीका और है गोले को मापने का, बहुत आसान। क्या? वह हिसाब का हर आसान तरीका जानने को उतावली है। पता है, गोलों को उंगलियों से भी नापते हैं। ईमान फरोज कहे कि कतरे नीरव कोठरी में बिखर कर भिनभिना रहे हैं। वह विस्मित हो रही है। वो कैसे? अभी समझ जाएगी। बड़े मज़े का खेल है, बिल्कुल आसान। अखिलेश की उंगलियां उसकी कच्ची देह पर कमीज के भीतर सरकने लगी। समझी कि नहीं बंसरी? नहीं समझी। मिनट भर पहले छूत अछूत के घोर परहेजी अखिलेश भैया उस बेबात को क्यों छू रहे हैं? समझी तो इतना कि अपने बदन पर उसकी उंगलियों की छुअन से उसे एक गिरगिट के रेंगने जैसी सिहरन और लिजलिजाहट महसूस हो रही है। वह अचकचाकर उठ गई। मैं घर जाकर कर लूँगी। कहीं की भग्गी मच्छी है, यहीं कर ले। अखिलेश भैया ने उकाब की तरफ झपट कर उसे दबोच लिया। वह आक्रांत होकर जोरों से चीख रही है। रौला मचाया तो यहीं टेटुआं दाब दूंगा। उस हिंसक पकड़ में छूटने में
उस हिंसक पकड़ से छूटने में उसने अपने को अव्वल पाया तो कड़क रों वाले बाजुओं ने अपने दांत गड़ा दिए। सॉरी। कटखन्नी कुतिया ज़्यादा तेज तैस में आ रही है। उसके प्रतिरोध पर और अधिक बर्बर होकर अखिलेश ने उसे तख्त पर पटक दिया। कुजातनी खूंदने को ये जन्मी है तू, कुजातनी खूंदने को जन्मी है तू। घृणा ने अखिलेश की सूरत विद्रूप हो गई। घृणा से अखिलेश की सूरत विद्रूप हो गई। दो मन बोझ तले दबी वह छूटने को छटपटा रही थी। एन उसी पल भिड़े हुए कपाटों पर एक जोर की थाप पड़ती है। सामने तमतमाया चेहरा लिए शास्त्री जी खड़े हैं। वह तख्त पर पड़ी थर थर काँप रही है। शास्त्री जी बल बलाकर अपने पाँव की जूती से अखिलेश की पीठ पर पट पट चोट मारने लगे। हरामखोर, एक आध महीने का सब्र रख ले, हो तो रया है तेरा धरेजा। जात भी ना देखी, डोमन टरामन से ही चिपट लिया। फिर जैसे शास्त्री जी को सहसा उसका ख्याल आया, वे गिलगिली सहानुभूति से उसका कंधा थपथपाने लगे। उसकी आवाज़ में सिर टपक रही। बंसरी, तू तो मेरी सयानी गुड्डो है, देख किसी से कहियो मत, सारे गांव में हल्ला हो जाएगा। लौंडे तो मरे ऐसे ही नीच होवे, नाम धराई तो बेचारी लौंडियों की है। वह शून्य दिमाग से उनकी बात का अर्थ निकाल रही है। हाथ में खाने की थाली लिए माँ ने औंधी पड़ी बंसरी को झकझोरा तो बंसरी शास्त्री जी के तख्त से अपनी खाट पर लौट आई। चल उठ, रोटी खा ले। अपने ही क्षोभ और संताप में वह आंखें मूंदे चुप्पाई पड़ी रही। रूठ गई मेरी लाड़ो, माँ ने चुमकार कर उसे नज़दीक भींच लिया। न भूख ना है। भूख क्या आन गांव को चली गई? पेट में माँ की उंगलियों की गुलगुलियों से दूरी हुई बंसरी के चेहरे पर एक पल को हुलास आ गया। चौतरफा घुमड़ती आशंकाओं की घुटन में माँ का दुलार उसे प्राणवायु की तरह लगा। वह माँ से अंकवार होकर तेल मसालों की कंचायत भरे पल्लू में दुबक गई। सिर दुख रहा है, काय की ढीठ लग गई देखी। माँ रूखे उलझे बालों में पड़ी गुत्थियों में उंगलियों के फांके बनाने लगी। अपनी बालों की तरह वे तरतीब उलझी हुई बंसरी गोद में पड़ी सोच रही थी, गांव भर का 12 उतारा खाने पहनने वाले को भी भला किसी की ढीठ लगती होगी। लाड़ पुचकार कर माँ बैंगन आलू की तरकारी में सान कर छोटे छोटे गस्से उसके मुंह में डालने लगी। जरा मरा खा ले, भूखे पेट सोते तो आत्मा कुढ़ती है। बंसरी बेमन से रोटी निगलती हुई माँ की झांबली कलाइयों में फंसी झनक मनक करती धूप छाई चूड़ियों को ताकने लगी। असल में वह चूड़ियों के नीचे छिपी खरोचों को ताक रही थी। माँ के बदन पर अक्सर ऐसे निशान खिंचे रहते हैं। नहीं ली, हाँ इतवार की पैठ से लाई, पर ये भी कई दिन टिकेंगी। इस अंदेशे पर माँ की आंखों में तरलता और जवान से तिक्तता छलक आई। वह रोज मोलती है, तू क्यों पहनती हो चूड़ियाँ, बेकारी रुपए जाते हैं। सुहाग है, नंगे हाथ रहते कमबख्ती होवे, कोई टोक देगा। बंसरी फिर उलझ गई थी। जिसके नाम की चूड़ी पहनो वही आए दिन फोड़ता रहे तो भी कमबख्ती। अपने फसाव में घिरी वह कभी नारंगी कभी हरियल कभी सुनहली भांति अपने फसावों में घिरी वह कभी नारंगी कभी हरियल कभी सुनहली भ्रांति देती चूड़ियों को गिनते हुए आगे पीछे सरकाने लगी। 1 3 5 8 चूड़ियों को गिनती के साथ गणित के अन्य सुलझे सवाल फिर डराने लगे। अभी आखिरी उम्मीद बाकी थी। पापा कब आएंगे? माँ ने अचकचाकर देखा। कोई ठाव है तेरे बाप को जो बता दूँ? कब आएगा? आवेगा भी तो गिरता झूमता, तुझे क्या करना? सवाल निकलवा देते, उसके फेर में मत रहा। 9 बज गए हैं, आवे ना आवे, हराम का जना उसी रंडी राण की करवट में डगोचे पड़ा होगा। तीखे खुरखुरे शब्दों के साथ एक भारी उच्छ्वास बाहर आ गिरी। शब्दों की तिताई से घबराकर बंसरी ने आंखें मूंद ली। मूंदी हुई आंखों में एक बेचेहरा औरत बनने बिगड़ने लगी, जिसकी करवट में नशे में धुत पिता गड्ढ गड्ढ पड़े थे। अब उसे बंद आंखों से भी छटपटी होने लगी थी। उसने अपने को इस अनचाहे ख्याल से परे करने को आंखें खोल दी। उसे हमेशा लगता है कि माँ की झावली देह और पापा के मुंह से उठती देसी ठर्रे की बू उनके मध्य एक दुर्वेद दीवार की तरह खड़े रहते हैं। कितना अच्छा होता
अगर माँ तनिक उजली होती और पापा सांझ ढले ही नशे की बोतल में न डूबते। माँ अब भी अपने कोह में इकसूत उस अनदेखी अजानी औरत को कोस कर जी का बुखार निकालने जा रही थी। मर्दखोर कंजड़ी कहीं की काय की बामनी रही जब डोम के तले बिछ रही। मर्दखोर कंजड़ी कहीं की काय की बामनी रही जब डोम के तले बिछ गई। पर उस छिनाल का क्या दोष, मेरे ही भाग फूटे कि ऐसे रंडीबाज नशेड़ी के संग ब्याह गई। गुड़ दिखाए के ढेले मारे, छाती का जम खत्ते में पड़े। हर कोसने के संग रोटी के ग्रास बड़े हो रहे थे। फिर यह क्या हुआ कि माँ उसके भरे मुंह में भी गस्से ठूसती गई। कुछ देर पहले उमड़ा लाड़ कोसा काशी में गरक हो गया। माँ चप्पल पटकते हुए दूध औटाने को चौके में जा घुसी। चिपचिपाई आंखों को मूंदने से रोकते रोकते भी बंसरी नींद के झोंके में बह गई। पता नहीं किस घड़ी आंख खुली। कच्ची नींद में पिता की भड़कदार आवाज कान में पड़ी। स्तंभित होकर बंसरी बेदार बैठ गई। भुच्चड़ गमारन, 15 साल में रोटी पोनी ना आई तुझे। फिर टन से थाल गिरने जैसा नाद हुआ। सामने की बदरंग दीवार और बदरंग हो गई। दीवार पर जगह जगह सब्जी के कतरे छिचके हुए थे। जमीन पर पड़ी रोटियों को उठाती माँ का सुर बावलिया ढंग से नक्की हो आया। आवारा सांड को घर की रोटी काहे को भाए, उसी राड़ की पोई रोटी खा लेता। पापा ने माँ को कोई भद्दी सी गाली दी। फिर हिलते डुलते दीवार थाम कर पेशाब के निमित्त ओसारे की मोरी पर खड़े हो गए। इतनी देर में माँ खूंटी पर टंगी कमीज पतलून की जेबों का झाड़ा लेकर मुड़े गुचे रुपए अपने ब्लाउज में घोंस चुकी थी। माँ अक्सर ऐसा किया करती। सुबह होश आने पर पापा जब जेबें खंगालते तो हाथ में बस रेजगारी आती। पूछने पर माँ बमक उठती, बेबात नाम मत रखियो, नंगा झाड़ ले ले, कहे तो अभी गंगा जली उठाऊं, तेरी एक रुपल्ली की हकदार ना हूँ, सगली खबर रखूं, मैं अपनी कमाई तू कहाँ लुटाता फिरे। किंतु कैसी हतवागी घड़ी थी। आज पापा ने माँ को जेब साफ करते पकड़ लिया। गद्दार चोटी तो रोज मेरे रुपए तू उड़ावे और शक डाले है उस बेचारी पे। मेरी लौंडियों को भी यही छूट कर्म सिखावेगी तू। इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। पकड़े जाने पर माँ ने बिना किसी अनुताप और अलज्जता से कहा, रखेली धरेली हूँ जो चली जाऊँ, तुझे उस इंदर की परी के संग मौज करने दूँ, ऐसी बावली ना हूँ। पकड़े जाने पर माँ ने बिना किसी अनुताप और अलज्जता से कहा, रखेली धरेली हूँ जो चली जाऊँ, तुझे उस इंदर की परी के संग मौज करने दूँ, ऐसी बावली ना हूँ। चौड़ी होके यहीं रहूँगी तेरी छाती पर, मत जा तू, रह यहीं, मैं ही अपने बालकों को लेके जा रहा हूँ। पापा ने एक झटके से निपटारा कर दिया। खूब जान रही हूँ तुझे कहाँ जाके मरना है। उसी राण की गोरी चाम की बतास लगी है तो जाता हो तो जा, मेरी लड़कियाँ कहीं न जाएंगी। अचानक हुए इस कोलाहल से धनसरी भी हड़बड़ाकर उठ गई। मैं आंखें मलते हुए मामले को समझने की कोशिश में थी। जो कुछ समझ में आया था उससे घबराकर वह माँ की टांगों में चिपट गई। लौंडियों को तू दहेज में लाई थी। पापा ने बाँह पकड़कर माँ की ओट में दुबकी धनसरी को अपनी तरफ खींच लिया। मैं तो ना लाई, तेरी महतारी तुझे दहेज में लाई होगी। क्यों तू कहवे और चार कहवावे, जो मैं दहेज में लाई होती। कुछ छोड़ा है, सब तो गिरो गांठों कर लिया तुमने जो कुछ लाई थी। माँ की कल्लाद राजी से खौलते पापा का हाथ घूम गया। बंसरी सोच रही थी, रोज आते जाते कितने ही उल्हाने सुनते हैं, पर पिता माँ के आगे जैसे बरवंड होते हैं, ऐसे किसी और के आगे नहीं होते। थप्पड़ के जोर से माँ सीधी छिचकी हुई दीवार से जा टकराई। झनक मनक करती धूप छाई चूड़ियाँ टूट कर कलाई में गड़ गईं। जहाँ जहाँ गणी थी वहीं से खून की धार फूट आई। माँ को अपने छलकते खून का इतना मलाल न था जितना टूटी हुई चूड़ियों का। चूड़ियों के टूटने से चोटिल माँ दुर्दम हो उठी थी। फोड़ दे सगली फोड़ दे, तू ना फोड़े तो ला मैं ही फोड़ दूँ। माँ ने दोनों कलाइयाँ दीवार पर दे मारी। मैं क्यों पहरूँ तेरे नाम की चुड़ैल, जब तू दूसरी राख है। रख ले अपने लड़ेरे को, तड़के की पीहर चली जाऊंगी।
माई बाप ही तो ना रहे, भैया भतीजों वाली हूँ, चौबारे पे ना बैठूंगी। मैं भी देखूँ 4 दिना में जो गू ना लग जाए तेरे घर में तो कहियो। माँ की चिल्लाहट में रुलाई भर गई। वह कुछ देर गुठला बनी सोग बार बैठी रही, फिर अटूट चाह से खरीदी चूड़ियों की तोंद से बिलकती हुई बुहारन से समेट कर फूटी चूड़ियों और अपने फूटे भाग की किरचे बीनने लगी। माँ के अरण्य रोदन से बेपरवाह पिता बेरहमी से बकस में तहाए कपड़े खोलने झोले में खोस रहे थे। बंसी धंसी, चलो घर खड़ी हो जाओ, अब यहाँ ना रहना। बंसरी इस असमंजस में निर्वाक बैठी रही, यहाँ नहीं तो फिर कहाँ रहना है? गोरी चाम की उसी खरपोड़नी बामनी के संग, तो क्या पिता दूजा ब्याह करके उसी औरत के साथ रहेंगे? बंसरी का चेहरा भय से किसट पड़ गया। ऐसे आऊँगा बनी, मत बैठ, बोल किसके संग रहेगी? ये गणित के सवालों से कहीं भारी सवाल था। किससे अलहदा हो? उसे माँ और पिता दोनों ही अत्याज्य थे। वह तिर्यक दृष्टि से कभी बिसूरती हुई माँ को देखती, कभी अमर से भभकते पिता को। तू बोल धनसरी। पिता की कड़क से नन्ही धनसरी का रोआ रोआ सिहर उठा। उसकी आस भरी आंखें बड़ी बहन के चेहरे पर टिक गईं। तू जाएगी बंसरी? माँ अकेली कैसे रहेगी? बोलते हुए उसका गला रुंध गया। बंसरी को लगा अब एक वही है जो घर को बिगाड़ से बचा सकती है। चाहे जो हो जाए मगर वह बिलगाव नहीं होने देगी। पल भर में उसने कोई इरादा किया और बिना चप्पलों के ही सत्वर वेग से सीधे दरवाजे की तरफ दौड़ गई। इस उजलतबाजी में उसके नंगे पांव में टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा धंस गया, सो उसके साथ रक्त की एक बारीक लकीर भी दौड़ती हुई चली गई। बाहर निकलते ही उसने शीघ्रता से किवाड़ों पर साकल चढ़ा दी और दीवार से टिककर बैठ गई। थोड़ी देर चिलमिलाती और रोबाराहट मची। भीतर से काठ की किवाड़ों पर गुस्साई दमदार थापे पड़ती रहीं। फिर गहरा सन्नाटा छा गया। धंधार कलूटी रात, चारों ओर खिंची हुई निस्तब्धता, दूर करीब की हर चीज अंधेरे में डूब चुकी थी। चौथ के चांद की देहल की चांदनी पेड़ों पर गिर रही थी। खपरेली ओलती के तले खड़ी बंसरी ने दम साधे भीतर की टोह ली। मन में अंदेशे रोपती एक स्तब्ध चुप। वह गुड़मुड़िया होकर चबूतरे पर बैठ गई। उसने अंदाजा लगाया, अब तक माँ अनैस कर चटाई बिछा भंडार में पड़ गई होंगी। दिन भर खेल कर थकी धनसरी भी शायद सो गई होगी। हो सकता है नशे की दाव में पापा भी अपनी खाट पर लुढ़क गए हों। लेकिन ये सब उसकी अटकलें भर हुई। फिर वही बखेड़ा शुरू हो गया। झगड़े के अंजाम को सोचकर वह कल्पना में सिहर उठी। सवेरे तक पापा का नशा उतर जाएगा। माँ भी हमेशा की तरह 2-1 घंटे की अबोली होकर रोज के कामों में जुट जाएंगी। उसे किसी भी सूरत भोर होने तक हौसला रखना होगा। पता नहीं अभी रात कितनी बाकी है। बंसरी को हरारत सी महसूस हो रही थी। इस समय उसके छिले हुए गोड़ पीर कर रहे थे, मरोड़ी हुई बाह दुख रही थी। जाने कि तलुए में गड़ी हुई चूड़ी की कोंच पाँव की जगह कलेजे में हो रही थी। उसी कोंच से अचैन होकर वह लंगड़ाती हुई आंगन में टहलने लगी। माहौल में पछुआ हवा की खुनकी भरी हुई थी। बाहरी आंगन में झोटे पिलखन के पत्तों पर ओस आ बैठी। बंसरी आंखों की जद में मौजूद चीज़ों को अचरज होकर देख रही थी। अंधेरी रैन में रस्सी भी सांप, आधी रात की स्याही में सब कुछ कितना विद्रूप डरावना लग रहा था। अगल बगल अंधियारे घरों की लंबी ठिगनी आकृतियाँ, जमीन पर लौटती पेड़ों की अतिकाय परछाइयाँ मन में सकना पैदा कर रही थी कि अचानक ही वह किसी डराक भुतैले जहान में कूद पड़ी। कच्ची उबड़ खाबड़ सड़क पर गीध उकाबों के डैनों जैसी बंकट शाखों के डरावने साए, जाने क्यों उसे अखिलेश भैया की रोएदार नृशंस बाहें याद आ गई। हवा के जोर से टहनियाँ हिलती तो स्वभाव होता जैसे बीहड़ रास्ते पर धींगर दौड़ रहे थे। मारे दहशत के बंसरी का खून खुश्क होने लगा। उसका मन यूं डगमग हो रहा था कि अभी के अभी घर के भीतर माँ के पहलू में जा घुसे। लेकिन एक बार अगर पापा घर छोड़कर उस गोरी चाम की बामनी के खूंट में बंध गए तो फिर लौट कर नहीं आएंगे और फिर सुबह नहीं होगी। बामनी के खूंट में बंध गए तो फिर लौट ना होगी
उसने किसी के होने की आस में सूनी गली में झांका, शायद भूले भटके कोई जाग रहा हो, किंतु गली की सरहद पर नीम के हमसाए में खड़े खोखों और टपरियों को भी छुपा मार गया था। और तो और रातों को रोज भूखता कालू कुत्ता भी इस घड़ी जाने किस कूचे में पड़ा ऊँग रहा था। बंसरी पलट कर दोबारा अपने दरवाजे पर बैठकर सवेरे की राह तकने लगी। कल शनिचर है, यानी स्कूल में खेल का घंटा, कविता, कहानी, बुझौल, अंताक्षरी का दिन। उसे सब दिनों में शनिचर अच्छा लगता है। अंताक्षरी में जब जब उसकी बारी आती वह झूम कर गाती। कभी शिक्षा दीदी किस्से सुनाती, राजा रानी, जिन्न जिन्नात, भूत प्रेतों के किस्से। कभी घंटे भर अजीर बजीर, पिट्टू पोसंपा, लंबा डांगरिया का खेल चलता। आजकल सारे खेल बोतल के जिन्न की तरह उसके बस्ते में बंद हैं। वह बस्ता जिसमें हिसाब की अनसुलझी किताब रखी है। उसे ख्याल आता है कि हिसाब की कापी कोरी पड़ी है। कल कुपित होकर मास्टर जी दूर से ही कापी खींचकर उसके मुंह पर दे मारेंगे। सवाल ना करे ढीठनी, तिमाही की तरह छमाई में भी जीरो अंडा लाएगी। ख्यालों में ही दफ्ती से अलग होकर कापी के पन्ने इधर उधर उड़ने लगे। मालूम हुआ अपने घुटे हुए सिर पर हथेली फिराते चिकनी खोपड़ी के बीचों बीच बलखाई चोटी में गिरह लगाए मास्टर जी उसके सामने चहलकदमी कर रहे हैं। मास्टर जी की सूरत ही उसे असहन लगती। पुए सी नाक के तले बेरंग ओंठों के ऊपर लेटी कनगोजरे सी मूछें। मैं मास्टर जी की नागवार सूरत को ख्यालों से झटक कर दीवार को ताकने लगी। दीवारों पर गए चौमासों की भोतरी पपड़ियाँ जमी थीं। बंसरी फालतू बैठी भुरभुरी नाजुक पपड़ियों को खुरचने लगी। जगह जगह सूख चुकी काई के चकत्ते अजीब शक्लें लेकर डरा रहे थे। अचानक वो चकत्ते जीरो की मानिंद गोल गोल होते गए। उसे लगा जैसे जीरो बने चकत्ते एक फंद की तरह उसके गले में कस रहे हैं। उसने दीवार की तरफ पीठ ली, आंखें मूंद कर बैठ गई। ठंडी दीवार से सटी पीठ में मज्जा तक सिहरन दौड़ गई। शंकाओं, दुविधाओं, ख्याली धींगरों से भिड़ते भिड़ते जाने कब अचाहे उसकी आंख लग गई। रात के पिछले पहर अचानक नींद टूटी तो बंसरी की कपकपी बंधी हुई थी। बेतरन दांत बज रहे थे। बड़ा हुलहुलाकर बुखार चढ़ा था। समूची देह अंगार सी दहक रही थी। उसने अपने जबड़े और मुट्ठियों को भींचकर दांतों की किटकिटाहट को रोकने की नाकारा कोशिश की, मगर थरथराहट किसी तरह न थमी। दांत बदस्तूर बजते ही रहे। घर की सलामती के लिए उसने तमाम रात एक बहादुर लड़ाके की तरह पूरी सहजोरी से जंग लड़ी थी। अब उसका सब्र टूटने लगा। बुखार की तेजी से बदन ढिलमिला रहा था। आंखें और सिर यूं भारी हो रहे थे जैसे कई किलो वजन कपाल पर धरा हो। दूर कहीं मस्जिद में फज्र की आवाज़ सुनाई दी। मनहूस काली रात बीतने को थी। माँ जाग गई होगी। वह दीवार का अवलंब लेकर उठ गई। इस वक्त वह अपनी चतुराई पर इतरा रही थी कि आज अगर वह सबको घर में न मूंद देती तो माँ पापा का न्यारा होना पक्का था। इसका अलग अलग तोष था। बुखार में उसे अब कई दिन स्कूल न जाना होगा और वह मास्टर जी की दूभर सूरत देखने से बची रहेगी। उसने चुप्पे चुप्पे कुंडे से सांकल उतारी। दरवाज़ा खुलते ही फर्श पर बिखरी शराब की सघन दुर्गंध उसके नथुनों में घुसी। उसने सख्ती से उदर में मचलती मितली पर काबू पाया। कमरों की बत्तियां बुझी हुई थीं। दो एक पल रुककर आधे अंधेर में आंखें गड़ाकर देखा तो दुनिया जहान से गाफिल धनसरी अपनी खाट पर सोई हुई थी। पिता अपनी जगह पर नहीं थे। संभवतः शौच पेशाब के लिए उठे होंगे। माँ के जगह होने का भी कहीं कोई संकेत नहीं था। पिता से अनखाई शायद वह कोठार में लेटी होंगी। बुखार से जलती हुई बंसरी का मन किया कि माँ की छाती से लगकर कई घंटों तक बेसुध पड़ जाए। कोठारे की किवाड़ बेफिक्री से उड़की हुई थी। वहीं से भिची हुई हंसी और कन फुसकियाँ बाहर आ रही थीं। बंसरी वहीं ठिठक गई। कलेश से सगली चूड़ी मोल गई। कलेश में सगली चूड़ी मोल गई। माँ की दबी हुई रसीली झिड़की उसके कानों से टकराई। चूड़ियों का दुहेला मत कर, अब की पैठ में फिर ले लियो। पिता के सुर में सम्मान मनोवल थी। बंसरी ने किवाड़ की दरारों की बीच से देखा।
बंसरी ने किवाड़ों के बीच की संकरी दरार से देखा। रात के अंध तमस को तोड़ती मोखलों से आती भोर की उजलाई में माँ की धुमैली साड़ी उसके बेडौल झामले बदन से अलग होकर बिछौने पर पड़ी थी। अध नंगे अंगों पर पिता के हाथों के शिकंजे कसे थे। चल हट ऐबदार, मैं ठहरी भुच्चड़ गमारन, यहाँ क्या लेवे? उसी डाकनी के नेड़े जा जिससे तेरी आग लगी है। नकियाई जवान में दिखावटी रोष और उलाहना भर आया था। बावली हो रही है, मेरी कोई लाग न लगी उस राण से। हाँफते हुए पिता के जबड़े भिंच गए थे। बस जब जब अपने तले दबाकर उस भूरी बामनी को दोचता हूँ ना, तो कलेजे को ठंड सी पड़ती है। पिता का चेहरा अचानक ऐसा विभत्स हो गया था जैसे अरसे से दबी कोई भड़ास अपना कौआ फाड़कर उस चेहरे पर आ बैठी हो। बंसरी ठक खड़ी थी। इस दम बंसरी को ये चेहरा इतना ही घिनौना लग रहा था जितना उस बेयावान दोपहर में अखिलेश भैया का। कोठारे में एक दूजे को पराजित करने की होड़ में दो उतावली देह गुत्थम गुत्था हो रही थी और बंसरी एक अतिरिक्त गांठ में उलझती जा रही थी। तो ये था आज का कथानक, यानी गांठ कहानी का कथानक। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।